लोग आज जा रहे हैं राजिम के मेले में। राजिम का मेला बहुत बड़ा है। फिर भी से हम आपके लिए इस वीडियो को जितना छोटा हो सके कर यहाँ जब तक हम राजिम पहुँच जाते हैं तब तक आप लाइक एंड शेयर कर दीजिए और लास्ट टाइम जाते जाते सब्सक्राइब करना ज़रूर। राजिम में देखने के लिए तो बहुत सारी चीज़ हैं, लेकिन हम सबसे पहले आपको वहाँ का व्यू दिखाएंगे। लेकिन जानने से पहले रोड में मुझे कुछ का पेड़ दिखाई दिए। आप लोग देखना चाहेंगे उस फूल का पेड़ को? दिखाता हूँ मैं, रुकिए थोड़ा सा। तो हम लोग पहुँच जाते हैं तब तक। फाइनली दोस्तों, हम लोग उस फूल पेड़ के पास पहुँच चुके हैं। देखिए फूल का पेड़ कैसा दिखता है और उसके आसपास का व्यू कैसा दिखता है। लाइटिंग के नाम से थोड़ा अंधेरा लग रहा है, लेकिन फूल बहुत अच्छा था यार। देखो फूल को, देखो फूल बहुत अच्छा लग रहा है ना। देखो अब हम लोग दोस्तों राजिम की तरफ बढ़ते हैं और हम लोग राजिम पहुंच चुके हैं। देखो दोस्तों वहाँ का व्यू कैसा है। राजिम पहुंचते हैं हमें सबसे पहले यहीं सांस्कृतिक कार्यक्रम का मंच देखने को मिला, जो नदी के ऊपर बना हुआ है। दोस्तों हम लोग को तो राजिम पहुंचते पहुंचते शाम हो गया। शाम का व्यू कुछ इस प्रकार से है। देखो ये है पुण्य का मेला। यहाँ पर लोग पुण्य नहाने के लिए आते हैं सुबह सुबह। यहाँ का व्यू है कुछ ऐसा है। और यार यहाँ पर साइड में जो मूर्ति बना है ना, शंकर जी और पार्वती जी का, मस्त लग रहा है देखने में। और दोस्तों ये है वहाँ का व्यू। दोस्तों अब हम आप लोग को ले जाते हैं वहाँ पर जहाँ पर महानंदी जी का आरती होती है। नदी के साइड में गंगा जी की मूर्ति बनी हुई है। देखो कुछ इस और ये आप आसपास का व्यू है। यहाँ पर पूजा तो ख़त्म हो गया है, हम लोग थोड़े लेट से पहुँचे हैं यहाँ पर। यार यहाँ का रात का जो नज़ारा है ना, वो कतई जहाज है यार, मस्त लग रहा है। देखो आप लोग भी। दोस्तों अब हम आपको लेकर चलते हैं यहाँ के बाज़ार में, जो नदी के ऊपर बना हुआ है। देखो दोस्तों ये कुछ इस तरह से है। दोस्तों यहाँ पर कुछ भी सामान खरीदोगे ना तो आपको अन्य जगह से थोड़ा सस्ते मिल जाएंगे यहाँ पर। देखो दोस्तों यहाँ पर मुझे कुछ खरीदने के लिए मेरे लिए लायक तो कुछ नहीं मिला, लेकिन फिर भी आप लोग देखते हैं यहाँ पर। यहाँ पर पहुँचते पहुँचते तो हम लोग को एक चीज़ दिखा यहाँ का हैंडमेड से बना हुआ ये। आइए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखो दोस्तों यहाँ पर कुछ मॉडल बने हुए हैं। दोस्तों ये मॉडल जैविक खेती करने का तरीका को बताता है। देखो दोस्तों ये जैविक खेती का मॉडल है। हम आपको लेकर चलते हैं आदर्श गौठान की तरफ। ये देखो दोस्तों ये है आदर्श गौठान का मॉडल। चलो दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हैं मीना बाज़ार की ओर। देखो दोस्तों ये है मीना बाज़ार। यार मुझे पता ही नहीं है कि ये मीना बाज़ार को मीना बाज़ार ही क्यों कहते हैं। अगर आपको पता हो तो मीना बाज़ार को मीना बाज़ार क्यों कहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स पर मैसेज ज़रूर करें।
यहाँ का मेला जो है ना दोस्तों बहुत ही भीड़ है यार। इसलिए आकाश झूला भी बहुत भीड़ है यार, इसलिए हम लोग आकाश झूला। दोस्तों ये है दिन का व्यू। देखो दोस्तों ये है दिन का व्यू, कैसा दिखता है राजिम का मेला दिन में। चलो दोस्तों हम अब आगे बढ़ते हैं। हम आपको ले चलते हैं भूतिया भूल भुलैया में। ये भूतिया भूल भुलैया तो बहुत ही डरावना लग रहा है यार। देखते हैं अब अंदर जाने के बाद पता चलेगा कि ये डरावना है कि नहीं। दोस्तों अब हम अंदर जा रहे हैं। यार यहाँ पर तो हमें सबसे पहले शंकर जी और गणेश जी का मूर्ति दिखेगी और हम आगे चलते हैं अपने दोस्तों के साथ। यार यहाँ तो इतना डरावना नहीं लग रहा है, शायद तक यहाँ मेरे दोस्त हैं और बहुत से लोग हैं इसलिए शायद तक डर नहीं लग रहा है इसलिए। दोस्तों अब ये देखिए आप, ये कंकाल साइकिल चला रहा है अभी, देखो दोस्तों, और बोल रहा है बोल बम कुंभ मेले में चलो, राजिम के कुंभ मेले में चलो, ऐसे बोलकर। यार यहाँ ज़्यादा उतना खास चीज़ तो नहीं लगा, लेकिन ठीक ही ठाक था। और लास्ट में दोस्तों यह है भूतों का होली त्यौहार का मेला। यहाँ पर काली माता के साथ बहुत से भूत प्रेत यहाँ पर होली मना रहे हैं। यार इतना डरावना तो नहीं लगा, लेकिन देखो दोस्तों ये काली माता का आँख देखो, आँख हिल रहा है यहाँ। दोस्तों इतना सब हो गया, फिर हम आपको दिखाते हैं यहाँ का व्यू जो बहुत ही अच्छा लग रहा है। देखो ये राजिम का नया बना हुआ है पुल, ये वहाँ बहुत दूर से ऐसा नज़ारा लग रहा है, देखने में तो मस्त लगते हैं। देखो यहाँ अब दोस्तों यहाँ का नज़ारा तो मस्त लग रहा है ना। अब हम आगे बढ़ेंगे दोस्तों। अब हम दोस्तों आगे बढ़ चुके हैं यहाँ का लोक सांस्कृतिक कार्यक्रम पे। राज्य में दोस्तों हर दिन कुछ न कुछ नया नया कार्यक्रम होता रहता है। आज हमारे सामने प्रस्तुत हैं छत्तीसगढ़ के लोक कला मंच वाले अर्जुन दा, जो छत्तीसगढ़ के जाने माने कलाकार हैं। दोस्तों अब हम आपको ले चलते हैं यहाँ के नज़ारे की तरफ। यहाँ पर लेजर लाइट और डेकोरेशन बहुत अच्छे तरह से किया हुआ है यार। और अब हम आपको ले चलते हैं सांस्कृतिक कार्यक्रम की तरफ। दोस्तों क्या आप सांस्कृतिक कार्यक्रम देखना चाहेंगे? चलो देखते हैं। मैं वही हूँ, भारत माँ की दुलारी, उसके आंगन की फुलवारी, तुम्हारी छत्तीसगढ़ महतारी। क्यों ढूंढते हो मुझे नक्शे में? अब हम दोस्तों सुबह सुबह नहा धोकर तैयार होकर मंदिर की ओर बढ़ते हैं। यह मंदिर का द्वार। दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हैं राजीव लोचन मंदिर की तरफ। यह मंदिर बहुत ही पुराना है, 5वीं शताब्दी में बना हुआ है। यहाँ पर दोस्तों हमें सबसे पहले
सूर्यदेव का दर्शन हुए। सूर्यदेव जी को मेरा प्रणाम। दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हैं मंदिर की तरफ। यह मंदिर बहुत ही पुराना है। इस क्षेत्र को कमल क्षेत्र के नाम से जानते हैं। यहाँ का मंदिर में बहुत से मूर्तियाँ बनी हुई हैं। यहाँ पर शिलालेख भी हैं बहुत से पुराने वाले। दोस्तों यहीं मंदिर के सामने में यहाँ पर एक राजराजेश्वर जी का मंदिर बना हुआ है। दोस्तों इस मंदिर में ज़्यादातर व्यापारी लोग ही आते हैं। अब व्यापारी लोग अपना मनोकामना पूरा करने के लिए इस मंदिर में आते हैं और अपनी मनोकामना को पूरा करते हैं यहीं से। दोस्तों यह है सुख की देवी, सुख और दुख की देवी। अब दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं राजू लोचन मंदिर की तरफ। यह मंदिर 16 स्तंभों से बनी हुई है। ये मंदिर बहुत ही अच्छी लग रही है। यहाँ पर बहुत से मूर्तियाँ भी हैं। यहाँ आओगे आप तब इन लोग को देख लेना। यहाँ का दरवाज़ा, मुख्य दरवाज़ा बहुत ही मस्त लग रहा है यार यहाँ पर। और दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं मूर्ति की तरफ। भगवान राजू लोचन विष्णु जी आपकी मनोकामना पूरी करें। दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हैं कुलेश्वर मंदिर की तरफ। कुलेश्वर मंदिर नदी के बीचों बीच बना हुआ है। दोस्तों यहाँ की एक खासियत है, यहाँ पर जब बाढ़ आता है ना तब यहाँ के शंकर भगवान जी को स्पर्श करके नदी वहाँ से कम हो जाती है जब बाढ़ आता है तब। दोस्तों हम लोग सुबह सुबह आ गए हैं। यहाँ भी उतना ज़्यादा भीड़ तो नहीं है, लगभग सब खाली पीली है, तो हम लोग इसीलिए सुबह के टाइम आए हैं। दोस्तों अब हम चलते हैं मंदिर के अंदर की तरफ। दोस्तों अब हम पहुंच चुके हैं कुलेश्वर मंदिर की तरफ। कुलेश्वर की मूर्ति जी, कुलेश्वर महादेव जी की मूर्ति की तरफ। दोस्तों यहाँ के बाहर में बहुत से मूर्तियाँ बनी हुई हैं जो प्राचीन मूर्तियाँ हैं। अब दोस्तों भगवान कुलेश्वर जी आप सभी की मनोकामना पूर्ण करें। दोस्तों अब हम बाहर की तरफ जा रहे हैं। यहाँ के जस्ट बाहर में एक माता का मंदिर है, दुर्गा माता, और लास्ट में दोस्तों हमारा नंगा बाबा। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। हेलो दोस्तों, क्या आपको पता है गूगल के ओनर गूगल को बेचने की कोशिश किए थे? और क्या आपको पता है कि गूगल का फर्स्ट ऑफिस कौन सा था? नहीं मालूम? कोई बात नहीं, मैं हूं ना आपका अपना दोस्त फैक्ट स्टूडेंट। मैं आपको बताऊंगा कि गूगल का फर्स्ट ऑफिस कौन सा था। तो देखिए इस इमेज को, यही था गूगल का फर्स्ट ऑफिस। दोस्तों यह एक गैरेज है। जी हाँ, यही गैरेज गूगल का फर्स्ट ऑफिस था। और दोस्तों यह गैरेज मेलो पार्क कैलिफोर्निया में स्थित है, अभी भी है। और इसका प्रेजेंट टाइम का मेन ऑफिस माउंट व्यू कैलिफोर्निया में है। देखिए यह है गूगल का मेन ऑफिस कैलिफोर्निया वाला। इस गैरेज से लेकर इस बड़े से ऑफिस तक के सफ़र को जानने के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखिए और साथ ही साथ लाइक और सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाएं। तो आइए जानते हैं गैरेज से लेकर इस बड़े से ऑफिस तक का सफ़र। बात दरअसल आज से बहुत साल पहले सन 1996 की है। उस समय स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय के दो छात्र जिनका नाम लैरी पेज और सर्गेई ब्रिन था, इन्हीं दो छात्रों ने गूगल को बनाया। गूगल का शुरुआत 1996 में एक रिसर्च परियोजना के दौरान हुआ। उस समय पारंपरिक सर्च इंजन जैसे कि याहू, एक्साइड जैसे बहुत से सर्च इंजन थे जो काफ़ी पुराना हो चुका था। इन पुराने सर्च इंजन को देखकर
और इनकी कमियों को दूर करने के लिए लैरी पेज और सर्गेई ब्रिन द्वारा सर्च इंजन को बनाने शुरू किए थे। लैरी पेज और सर्गेई ब्रिन ने शुरुआत में अपने सर्च इंजन का नाम बैकरब रखा था, क्योंकि यह सर्च इंजन पिछली कड़ियों के आधार पर जुड़ा हुआ था। यह फैक्ट भी है कि गूगल का पहला नाम बैकरबर था, फिर बाद में इसका नाम गूगल रखा। गूगल का मतलब वह नंबर है जिसमें 1 के बाद 100 शून्य हो। गूगल इस बात को दर्शाता है कि सर्च इंजन लोगों के लिए बड़ी मात्रा में जानकारी उपलब्ध कराने के लिए कार्य करता है। अपने शुरुआती दिनों में गूगल स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय की वेबसाइट के अधीन google.stanford.edu नामक डोमेन से चला। गूगल के लिए उसका पर्सनल डोमेन 15 सितंबर 1997 को पंजीकृत हुआ और 4 सितंबर 1998 को इसे एक निजी आयोजित कंपनी द्वारा निर्मित किया गया। दोस्तों, अब लैरी पेज और सर्गेई ब्रिन को गूगल गाइस के नाम से जानने लगे, क्योंकि इन्होंने गूगल को बनाया था। गूगल का फर्स्ट ऑफिस तो आप लोग ही जान ही गए हैं कि एक गैरेज था, लेकिन क्या आपको पता है यह गैरेज किसका है? यह गैरेज लैरी पेज और सर्गेई ब्रिन के दोस्त जिसका नाम सुसान वोज्सिकी था। इसी के गैरेज से गूगल का फर्स्ट ऑफिस बना और दोस्तों, इसी गैरेज से लैरी पेज और सर्गेई ब्रिन का सक्सेसफुल होने के लिए जर्नी स्टार्ट हुआ। गूगल के बनने के बाद एंडी बेक्टुलिज्म, जो कि माइक्रोसिस्टम के सह संस्थापक थे, इन्होंने अगस्त 1998 में गूगल को $1 लाख की वित्तीय सहायता राशि दी। लेकिन क्या मन पड़ा, 1999 के शुरुआत में लैरी पेज और सर्गेई ब्रिन ने गूगल को बेचने की कोशिश की। गूगल को बेचने का कारण यह था कि वे सर्च इंजन पर काफ़ी समय व्यतीत कर रहे हैं और अपने पीएचडी की पढ़ाई पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं। इस कारण उन्होंने इसे बेचने का निर्णय लिया और एक्साइड कंपनी के सीईओ जॉर्ज बेल को $10 लाख में बेचने का प्रस्ताव रखा। लेकिन एक्साइड कंपनी के सीईओ ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। यदि वे गूगल को उस समय खरीद लेते तो आज कहां से कहां पहुंच जाते, है ना? फिर लैरी पेज और सर्गेई ब्रिन ने अपने पीएचडी की पढ़ाई को पूरा करने के बाद गूगल पर अच्छे तरीके से काम करना शुरू किए और 7 जून 1999 को कंपनी में $250 लाख लगाने की घोषणा हुई। लेकिन दोस्तों, मैं अभी बता दूं आपको कि गूगल अभी भी सार्वजनिक नहीं हुआ है। मेरा मतलब है कि इसे आम जनता अभी यूज नहीं कर सकते। फिर मार्च 1999 में गूगल के अपने कार्यालय को पालो अल्टो कैलिफोर्निया में स्थानांतरित किया गया। यह जगह कई बड़ी सिलिकॉन वैली कंपनियों के लिए ठिकाना था। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि पालो अल्टो ऑफिस गूगल का 2nd नंबर का ऑफिस है। फिर सन 2003 में 2 कार्यालय, फर्स्ट वो गैरेज जो उसका दोस्त था और दूसरा पालो अल्टो ऑफिस, दोनों कार्यालयों को कम पड़ता देख माउंट व्यू कैलिफोर्निया में गूगल का 3रा नंबर वाला कार्यालय खुला, जिसके परिसर को लोग गूगल फ्लेक्स के नाम से जाने जाते हैं। गूगल का पहला सार्वजनिक कार्य 19 अगस्त 2004 को प्रारंभ हुआ और इसी दिन लैरी पेज, सर्गेई ब्रिन और उनके दोस्त एरिक स्मिथ ने गूगल के अगले 20 वर्षों तक यानी 2024 तक एक साथ काम करने की रजामंदी की। उसके बाद गूगल के ओनर ने कई छोटे बड़े कंपनियों और उद्योगों पर अपना कब्जा किया और फिर अक्टूबर 2006 में यूट्यूब को $165 अरब में खरीद लिया। अब दोस्तों, अब आप लोग देख ही सकते हैं कि गूगल कितना बड़ा सर्च इंजन बन चुका है। समय के साथ गूगल ने अपने आप को अपडेट किया और आज आप देख सकते हैं कि गूगल कितना बड़ा कंपनी बन गया है। तो दोस्तों, ये थी गूगल की इतिहास की कहानी। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। क्या आपको पता है मोबाइल को हिंदी में क्या कहते हैं? टीवी, लैपटॉप, कंप्यूटर, रिमोट, पता है? आपको ही नहीं बल्कि 99% लोगों को ये नहीं पता कि इनका हिंदी नाम क्या है। मैं हूं आपका अपना दोस्त फैक्ट स्टूडेंट। मैं आपको बताऊंगा कि इनका हिंदी नाम क्या है। सबसे पहले हम बात करते हैं लैपटॉप की। लैपटॉप को हम कहते हैं छोटा गणक। दूसरा कंप्यूटर जिसे हम कहते हैं
संगणक है गणक और दोस्तों गणक का मतलब होता है गणना करना। नंबर 3 टीवी। टीवी का फुल फॉर्म होता है टेलीविज़न और टेलीविज़न को हम हिंदी में कहते हैं चित्रपटल या दूरदर्शन। चौथा रिमोट। रिमोट को हम कहते हैं हिंदी में दूरस्थ यंत्र, नियंत्रक, बेतार यंत्र। पांचवा बाइक। बाइक को हम हिंदी में कहते हैं मोटरसाइकिल। मोटर का मतलब होता है चालक यंत्र और साइकिल का मतलब होता है द्विचक्र वाहिनी। इस प्रकार हम बाइक को हिंदी में कह सकते हैं द्विचक्र वाहिनी चालक यंत्र। छठवा कॉलेज। कॉलेज को हम हिंदी में कहते हैं महाविद्यालय और यूनिवर्सिटी को हम कहते हैं विश्वविद्यालय। अब आप बोलेंगे कि ये सब तो हमें पता है, तो अच्छी बात है ना, लेकिन दोस्तों कॉलेज जाने वाले 40 से 60% स्टूडेंट को ये नहीं पता कि कॉलेज को हिंदी में क्या कहते हैं। सातवां एसी। एसी का फुल फॉर्म होता है एयर कंडीशनर, जिसे हम हिंदी में कहते हैं वातानुकूलक यंत्र। तो अब बारी आती है दोस्तों सब्सक्राइब की। सब्सक्राइब को हिंदी में कहते हैं सदस्यता लेना। तो आप भी हमारे चैनल के सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए और हमारे चैनल की सदस्यता को ले लीजिए। और लास्ट है दोस्तों मोबाइल। मोबाइल को हम हिंदी में कहते हैं चल दूरभाष। जस्ट इमेजिन, अगर मैं बोलूँ मेरा चल दूरभाष दे दे, या फिर मैं बोलूँ मेरे चल दूरभाष को चार्जिंग पर लगा दे, कितना अजीब है ना, मगर इंटरेस्टिंग है। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। आगे की वीडियो के लिए लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। क्या आप एग्जाम हॉल में जाते ही याद के हो आंसर भूल जाते हो? क्या आप एग्जाम हॉल में जाते ही नर्वस फील करने लगते हो? यदि हाँ तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए ही है। मैं हूँ आपका अपना दोस्त फैक्ट स्टूडेंट। दोस्तों मैं इस वीडियो में आपको पढ़ाई करने के बहुत से तरीके बताऊंगा। नंबर 1 स्टडी रूम की दिशा। दोस्तों वास्तुशास्त्र के अनुसार माना जाता है कि स्टडी रूम का सही दिशा में होने से पढ़ाई में मन लगता है। घर के जिस कमरे में आप बैठकर पढ़ाई करते हो वह कमरा घर के पूर्व दिशा में स्थित होना चाहिए, और यदि कमरे में पूर्व दिशा की तरफ दरवाज़ा या खिड़की हो तो सोने पे सुहागा हो जाएगा, क्योंकि उस खिड़की या दरवाजे से सनलाइट आती है जो स्टडी रूम में सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न करता है। नंबर 2 किस दिशा की ओर बैठकर पढ़ाई करें। वास्तुशास्त्र की माने तो पूर्व दिशा की ओर मुंह करके बैठना चाहिए। और दोस्तों पढ़ाई करते समय आप दीवार के तरफ मुंह करके ना बैठे। ज़्यादातर स्टूडेंट टेबल कुर्सी को दीवार से चिपका देते हैं और दीवार की तरफ मुंह करके पढ़ने लगते हैं। ऐसा करने से दोस्तों आप पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है और आपकी सोच छोटी से छोटी होती जाती है। इसलिए दोस्तों आप पूर्व दिशा की ओर मुंह करके बैठें और अच्छे से पढ़ाई करें। नंबर 3 स्टडी रूम का रंग। स्टडी रूम का रंग हरा होना चाहिए और वास्तु के अनुसार हरा रंग स्टडी रूम के लिए सबसे उपयुक्त माना गया है। दरअसल हरा रंग शांति और ताजगी का प्रतीक है। विश्वास नहीं हो रहा तो ये टेस्ट करके देख लो। आप घर के बाहर जाइए और किसी भी रंग का, हरा को छोड़कर नीला, पीला, काला, कुछ भी रंग को देखिए। 2 मिनट तक देखते रहिए। उसके बाद हरा टाइप का कोई भी कलर जैसे पेड़ पौधा कुछ भी हो उसको देखिए, आपको फ़र्क पता चल जाएगा। नंबर 4 स्टडी रूम में तस्वीर। स्टडी रूम में आप तड़कता भड़कता, उदासीन या डरावनी या रोमांटिक तस्वीरें ना लगाएं। इससे नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है। हो सके तो आप अपने स्टडी रूम में नेचर से रिलेटेड तस्वीरें लगाएं, जैसे उगता हुआ सूरज, दौड़ता हुआ घोड़ा या आपके फेवरेट गॉड या भगवान के फ़ोटो लगाएं। या हो सके तो एक लाफिंग बुद्धा की मूर्ति को अपने स्टडी टेबल पर रख दें। इससे सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है। नंबर 5 सफाई का ध्यान। दोस्तों पढ़ाई स्टार्ट करने से पहले आप अपना हाथ, पैर और मुंह अच्छे से धो लें और स्टडी रूम की अच्छे तरीके से साफ सफाई करिए। और दोस्तों रूम से बदबू बिल्कुल भी नहीं आनी चाहिए। हो सके तो गुलाब वाला परफ्यूम आप अपने स्टडी रूम में छिड़क दें ताकि आपको फ्रेश फील हो।
या हो सकता है आप अपनी पसंद की परफ्यूम को भी छिड़क दें। नंबर 6, सोने की दिशा। जिनका पढ़ाई में मन नहीं लगता वे छात्र पूर्व दिशा की ओर सिर रख के व पश्चिम दिशा की ओर अपना पैर रख के सोएं। इससे पढ़ाई में आपका मन लगेगा और आपका हाथ पैर दर्द भी नहीं करेगा। नंबर 7, अच्छे विचारों का जन्म। यदि आप में ये सब करते हैं तो आपके विचार अपने आप पवित्र हो जाते हैं, और ना हो तो अच्छे विचार करना शुरू कर दें। जैसे मैं अपने क्लास में टॉप करूँगा, अच्छे नंबर से पास हो जाऊँगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। दोस्तों, ये वीडियो वास्तु के अनुसार बनाया गया है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सबको पढ़ाई करने का सही तरीका पता चल सके। धन्यवाद। आपको पता है वैलेंटाइन डे हम क्यों और कब से मनाते आ रहे हैं? वैलेंटाइन किसी त्यौहार या जगह का नाम नहीं है। वैलेंटाइन रोम के एक संत का नाम है जिसे लोग संत वैलेंटाइन के नाम से जानते हैं। आजकल के युवा इस दिन को त्यौहार की तरह जोरों शोरों से मनाते हैं। वैलेंटाइन मनाना भारतीय संस्कृति नहीं है, यह पाश्चात्य संस्कृति है जो रोम से आरंभ हुआ था। बात दरअसल आज से 1700 साल पहले की है, यानी तीसरी सदी की है। उस समय रोम के शासक जिसका नाम क्लॉडियस था, जो जिद्दी और कुड़ू किस्म का राजा था। क्लॉडियस का मानना था कि विवाह कर लेने के बाद पुरुषों की बुद्धि और शक्ति कम हो जाती है और वे देश की सुरक्षा को ज़्यादा महत्व ना देते हुए अपने पत्नी और बच्चों को देने लगे थे। इसलिए क्लॉडियस ने यह आदेश जारी किया कि कोई भी युवा सैनिक शादी नहीं करेगा। ना सिर्फ इतना, बल्कि क्लॉडियस ने अपने पूरे राज्य के किसी भी युवा पुरुष को शादी ना करने का आदेश जारी कर दिया। लेकिन संत वैलेंटाइन ने इसका विरोध किया और प्रेमी युगलों को चुपचाप से शादी कराना शुरू कर दिए। इस बात का पता चलते ही क्लॉडियस ने 14 फरवरी को संत वैलेंटाइन को फांसी पर चढ़वा दिया। संत वैलेंटाइन ने बहुत से प्रेमी युगलों को मिलवाया था। तभी से वैलेंटाइन की स्मृति में प्रत्येक वर्ष 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे के रूप में मनाते हैं। यह पाश्चात्य संस्कृति है, भारतीय संस्कृति नहीं है। तो इसका आरंभ भारत में क्यों और कब से शुरू हुआ? 90 के दशक के शुरुआती सालों में भारतीय टेलीविज़न की ओर आकर्षित हुआ और ज़्यादातर भारतीय विदेशी चैनलों तक पहुंच गए। टीवी में वैलेंटाइन का बहुत ज़्यादा प्रचार होने लगा। लोगों में वैलेंटाइन डे काफ़ी प्रसिद्ध होने लगा और व्यापारी लोगों ने मुनाफा और व्यापार को बढ़ाने के लिए वैलेंटाइन को बढ़ावा देने लगे। और फिर भारत में भी लोग फूल, गुलदस्ता, ग्रीटिंग कार्ड और गिफ्ट को आदान प्रदान करने लगे। भारत में विदेशी त्यौहार को बढ़ते देख लोगों ने इसका विरोध किया और यह सच भी है कि भारतीय संस्कृति पर पाश्चात्य संस्कृति का आक्रमण किया गया है। भारतीय संस्कृति में वैलेंटाइन को अश्लील और अशिष्ट की संज्ञा दी गई है। आप लोगों को क्या लगता है, यह सही है या गलत? कमेंट जरूर करें। वैलेंटाइन डे पर लोग बिना शादी के फिजिकल रिलेशनशिप बनाते हैं। क्या शादी के पहले फिजिकल रिलेशनशिप सही है या गलत? कमेंट जरूर करें। अगर हार्मोन चेंज होने की वजह से आपका शरीर कहता है कि यह सही है और अब आप टाइम आ गया है तो करना चाहिए, और फिर आपका दिल और मन बोल रहा है कि नहीं करना चाहिए तो मत करिए। यदि आपके फैमिली मॉडर्न हैं और वे कहते हैं कि बच्चे अपने हिसाब से अपना जीवन चला सकते हैं और आप सीरियस हैं कि एक दूसरे से शादी करेंगे, एक दूसरे को कभी भी चीट नहीं करेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपका प्यार सच्चा है तो इन बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि आप फील करोगे कि वो साथ है तो
मेरे पास सब कुछ है। और यदि आपका पार्टनर प्यार का प्रेशर डालकर इन चीज़ों को करने के लिए बोलता है तो वो इंसान ही गलत है। ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।